अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अरशद महमूद, सीनियर रजिस्ट्रार पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी एट चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमने पीडियाट्रिक डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर की जो शॉर्ट या लॉन्ग केस के अंदर उसकी अप्रोच क्या होनी है और लॉन्ग केस के अंदर हमने उसकी हिस्ट्री कैसे लेनी है। हम इसको डिटेल में देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हमने ज़रूर टच करना है और हमारे एग्जाम के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात है पीडियाट्रिक मेडिसिन में इंटरेस्टेड है तो हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरशद महमूद चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसको देखने के लिए आप इसको प्ले लिस्ट की फॉर्म में देखें और अपने इंटरेस्ट की प्ले लिस्ट को चूज करें। वो आपके शॉर्ट केसेस हो सकते हैं, आपके लॉन्ग केसेस हो सकते हैं, आपकी हिस्ट्रीज हो सकती हैं, आपके टॉक स्टेशन हो सकते हैं, आपकी रेडियोलॉजी हो सकती है, ईईजी ईसीजी की वीडियोस हो सकती हैं या स्पॉट डायग्नोसिस केस सीरीज हो सकती हैं। सो अपनी पसंद की प्लेलिस्ट को चूज करें और उसके मुताबिक अपनी वीडियोस देखेंगे तो आपको सर्च करना आपके लिए आसान होगा। दूसरों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। आई होप कि ये चैनल आपकी एग्जाम के लिए और प्रैक्टिकल आपकी जो पेशेंट के चेकअप और उनकी मैनेजमेंट के लिए हर से इंपॉर्टेंट होगा। तो देखें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप के अंदर डीमाइलिनेटेड डिसऑर्डर कौन कौन से कॉमन है। तो अगर हम डिसऑर्डर की बात करें ओवरऑल तो हमारे जो कॉमन डिसऑर्डर है उसके अंदर हमारा NMOSD है, दैट इज न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। हमारा मोगैट है, दैट इज मॉग एसोसिएटेड एंटीबॉडी डीमाइलिनेटेड डिसऑर्डर। एंड देन इज द पीडियाट्रिक ऑनसेट मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो 3 प्रॉपर डिसऑर्डर्स हैं। इस तरह हमारे जो पीडियाट्रिक डीमाइलिनेटिंग के आइसोलेटेड इवेंट्स हैं उसके अंदर ट्रांसवर्स माइलाइटिस है और हमारा जो है ऑप्टिक न्यूराइटिस है। सो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो डिसऑर्डर्स हैं ये पीडियाट्रिक डीमाइलिनेटेड डिसऑर्डर कैटेगरी में आते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी एग्जाम के अंदर आपका बच्चा आता है और आप कहते हो कि यार ये मेरा पेशेंट जो है वो ऑप्टिक न्यूराइटिस में फिट हो रहा है या ट्रांसवर्स माइलाइटिस में फिट हो रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने उस पेशेंट के अंदर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि मेरा बच्चा क्या सिंपल ऑप्टिक न्यूराइटिस है, क्या मेरे बच्चे के अंदर रिपीटेड एपिसोड ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस हो रहे हैं, इसको हम रियोन कहते हैं, या मेरे बच्चे के अंदर जो है ऑप्टिक न्यूराइटिस इज ए पार्ट ऑफ सम डीमाइलिनेटिंग सिंड्रोम लाइक NMOSD, लाइक मोगैट, लाइक POMS, दैट इज पीडियाट्रिक ऑनसेट मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सो आपने ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको ब्रॉडली देखना है कि ये मेरा जो बच्चा है ये क्या आइसोलेटेड ON है या TM है या इट इज अ पार्ट ऑफ सम डिसऑर्डर। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये होगी। सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी किसी पीडियाट्रिक डीमाइलिनेटेड डिसऑर्डर को जब आप अप्रोच करते हैं तो आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए कि पेशेंट के अंदर जो उसकी मोस्टली पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करते हैं, आपके 2 चीजों से प्रेजेंट कर सकते हैं। या तो उनको विजन लॉस होता है जिसको हम ऑप्टिक न्यूराइटिस कहते हैं, या उनको ट्रांसवर्स माइलाइटिस होता है। मेनली प्रेजेंटेशन इनकी ये है। और रेयरली जो है ना आपके लाइक NMOSD के पेशेंट आपको एरिया पोस्टीमा सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट करते हैं, लाइक उनको परसिस्टेंट हिकअप या वॉमिटिंग होती है, या फिर वो डायनसेफलोन सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट करते हैं, इसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा नार्कोलेप्सी होती है। अदरवाइज टिपिकल प्रेजेंटेशन जो है वो विजन लॉस है या पैराप्लेजिया है जिसके अंदर ऑप्टिक न्यूराइटिस या ट्रांसवर्स माइलाइटिस है। तो आपने इवन तो क्लिनिकली और रेडियोलॉजिकली भी अगर पेशेंट की ऑप्टिक न्यूराइटिस या ट्रांसवर्स माइलाइटिस आ गई है तो फिर भी आपने उसके जो ऑप्टिक न्यूराइटिस है या ट्रांसवर्स माइलाइटिस है अदर देन डीमाइलिनेटेड डिसऑर्डर आपने चीजें सोचनी है। मिसाल के तौर पे अगर हम ऑप्टिक न्यूराइटिस की बात करते हैं तो जो ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लेमेशन है या उसका विजन लॉस है या MRI की जो फाइंडिंग है अदर देन डीमाइलिनेटेड डिसऑर्डर भी आ सकती है। मिसाल के तौर पे SLE आपको उसके अंदर भी ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लेमेशन मिल जाती है और पेशेंट सिमिलर टू द ऑप्टिक न्यूराइटिस प्रेजेंट करेगा जैसा कि डीमाइलिनेटेड डिसऑर्डर के अंदर ऑप्टिक न्यूराइटिस होती है। इस तरह सार्कोइडोसिस है, इस तरह इन्फेक्शंस है लाइक TB, HIV, सिफिलिस, तो इन सारों के अंदर भी चीजें आती हैं। इस तरह बायोटिनाइडेज डेफिशिएंसी है तो उसके अंदर भी फाइंडिंग आ सकती हैं। अगर सिंपल हम विजन लॉस की बात करें तो उसके अंदर जो डिफरेंट कंडीशंस हैं जो विजन लॉस को लीड कर सकती हैं, इसके अंदर हमारे माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स हैं या और कंडीशंस हैं। अगर हम कॉर्ड की बात करें तो कॉर्ड के अंदर डेफिनेटली आपको एक तो ट्रांसवर्स माइलाइटिस जो है वो उसके अंदर आपको एक डीमाइलिनेटेड डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकती है और सिमिलर ट्रांसवर्स माइलाइटिस लाइक फीचर्स जो MRI की भी हैं और क्लिनिकली भी हैं वो आपको SLE में भी मिल सकते हैं, आपको वो बायोटिनाइडेज डेफिशिएंसी में मिल सकते हैं। और डेफिनेटली अगर देन ट्रांसवर्स माइलाइटिस जो पैराप्लेजिया काजेज हैं वो भी आपने देखने होते हैं। इसके अंदर आपका स्पाइनल का ट्रॉमा है या ट्यूमर है या इन्फेक्शन है या कोई माइलाइटिस वगैरह का एलिमेंट है, तो इनको भी देखना है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आपने हर जो विजन लॉस होता है या हर जो ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है वो जरूरी नहीं डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर हो। वो डीमाइलिनेशन बिकॉज ऑफ SLE हो सकती है या कनेक्टिव डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकती है, वो बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन लाइक TB, HIV, सार्कोइडोसिस हो सकती है, वो बिकॉज ऑफ सम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक बायोटिनाइडेज डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो इन चीजों को भी आपने माइंड में रखना है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पीडियाट्रिक डीमाइलिनेटेड डिसऑर्डर है चाहे वो ON हो या TM हो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रीसीडिंग वायरल इन्फेक्शन की हिस्ट्री मिलती है। तो ऐसे केसेस में आपने उनसे जरूर पूछना है कि ये जो इवेंट हुआ है, जो उसका विजन लॉस हुआ है या उसकी जो लेग्स की वीकनेस हुई है,
उससे पहले पेशेंट को कोई फ्लू तो नहीं था, खांसी तो नहीं थी, कोई डायरिया तो नहीं था, कोई चेस्ट इन्फेक्शन तो नहीं था, तो प्रीसीडिंग वायरल इन्फेक्शन की हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक बहुत मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि ये जो सारे डिसऑर्डर हैं, पीडियाट्रिक डीमैलेटिंग डिसऑर्डर्स हैं, मोस्टली एग्जाम के अंदर जब आपका लॉन्ग केस आता है तो उसके अंदर ये एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि पहली दफा विजन लॉस होगा तो आपको वो लॉन्ग केस दे देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम वो केस डायग्नोज होता है और रिपीटेडली आ रहे होते हैं। तो उसमें आपने क्या चीजें एस्टेब्लिश करनी होती है? उसमें आपने ये चीजें एस्टेब्लिश करनी होती हैं कि भाई मेरा पेशेंट जो है उसके अंदर कितनी दफा रिलैप्स डिजीज का है। अब व्हाट इज रिलैप्स? रिलैप्स बेसिकली फिनोमेना है जो ऐसी डिजीज में आता है जिसके अंदर डिजीज के बार बार आने के चांसेस होते हैं। सो पीडियाट्रिक डीमैलेटिंग डिसऑर्डर बेसिकली ऐसी डिजीजेस हैं जिसके अंदर आपको जो पोलीफेजिक होती हैं, लाइक एनएमएसडी है, पीडियाट्रिक ऑन्सेट एमएस है, मोगैड है, ये पोलीफेजिक हैं। तो इसके अंदर चांसेस हैं, आपको पता है डिजीज की क्लिनिकल हिस्ट्री से कि बार बार आते हैं, तो उसके अंदर रिलैप्स के चांसेस होते हैं। रिकरेंस वर्ड हम तब बोलते हैं जब एक डिजीज जो यूजुअली मोनोफेजिक होती है, लाइक जीबीएस मोनोफेजिक है, अगर वो वापस आ रहा है तो उसको हम रिकरेंस कहते हैं। तो पीडियाट्रिक ऑनसेट जो डीमैलेटिंग डिसऑर्डर है ये पोलीफेजिक है और इनके अंदर हम रिलैप्स को देखते हैं। तो आपने एस्टैब्लिश करना है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलनेस ऑफ माय पीडियाट्रिक डीमैलेटिंग डिसऑर्डर पेशेंट इतने रिलैप्स हुए हैं, ठीक है। और रिलैप्स क्यों हुए उसकी वजह भी आपने देखनी है कि क्या उसको मेंटेनेंस ड्रग्स जा रही थी कि नहीं जा रही थी, मेंटेनेंस ड्रग की कंप्लायंस उसकी ठीक थी या नहीं थी, क्या हमने मेंटेनेंस ड्रग को हमने एस्केलेट तो नहीं करना। तो इसको भी आपने क्वांटिव क्वेश्चन करना है अपने माइंड में कि मैं ये चीजों को फिलफिल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। रिलैप्स के बाद आपने देखना है कि जब पेशेंट को रिलैप्स हुआ तो उसको जो है जो 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 इसकी जो थेरेपी थी, जो उसकी एक्यूट थेरेपी थी, वो क्या दी गई, क्या उसको प्लेक्स किया गया, आईवीएजी दी गई, मिथाइलप्रेडिसोल दी गई, और किस चीज पे लेके जाया गया। और जो भी रिलैप्स हुआ उसके बाद उसका कितना इंप्रूवमेंट आई, क्या कुछ सिक्वेल तो नहीं रह गया, ठीक है। तो ये चीजों को आपने डॉक्यूमेंट करना है, और क्योंकि एट द एंड आपने एग्जामिनर को बताना है कि मेरे पेशेंट के अंदर इतने रिलैप्स हुए हैं, मेरा पेशेंट इस मेंटेनेंस ड्रग के ऊपर है, मेरे पेशेंट के अंदर जो रिलैप्स हुए हैं उसकी रीजन क्या है, क्या वो कंप्लायंस अच्छी नहीं थी, या क्या वो उसकी जो मेंटेनेंस ड्रग्स क्या है उसको हमने अपग्रेड करना है। और आपने ये भी बताना है कि मेरे पेशेंट के अंदर जो रिलैप्सेस हो रहे हैं उसकी वजह से उसको सीक्वेल क्या हुए हैं। तो ये सारी चीजें आपने एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन एग्जामिनर आपसे ये जरूर पूछेगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं विजन लॉस की, कि विजन लॉस की हिस्ट्री के अंदर क्या आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने हैं। डेफिनेटली जब भी पेशेंट विजन लॉस के साथ आता है तो आपने तो पहले एस्टेब्लिश करना है कि बच्चों को विजन लॉस है कि नहीं। तो आपने उससे पूछना है कि कमजोरी विजन लॉस कब से है, ड्यूरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तो बहुत एक्यूट ऑनसेट ड्यूरेशन है तो डेफिनेटली ये तो आपका अगर विद इन सेकंड हुई है तो ये होता है आपका बेसिकली सम वास्कुलर इवेंट की वजह से। अगर विद इन डेज हुआ है तो डेफिनेटली ये आपका डीमैलेटिंग डिसऑर्डर के अंदर आ जाता है। और अगर विद इन ईयर्स हो रहा है या विद इन मंथ्स हो रहा है तो इसके तो डिफरेंट काजेज हैं। तो पीडियाट्रिक डीमैलेटिंग डिसऑर्डर जो है वो टिपिकली उसकी जो ड्यूरेशन होगी विद इन डेज होगी, ठीक है। क्योंकि आपका विद इन सेकंड या मिनट होगा तो वो सम स्ट्रोक की वजह से हो सकता है, और अगर लंबा विजन लॉस है तो उसके अंदर डिफरेंट काजेज हैं, लाइक कोई ड्रग इंड्यूस है, लाइक कोई ट्यूमर ब्रेन का है, लाइक कोई लेबर हेरिडिटी ऑफ न्यूरोपैथी जो कि माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है वो भी इस तरह प्रेजेंट कर सकता है, बार्टनाइडिस डेफिशिएंसी है। तो ये सारी चीजें क्रोनिक थोड़े सा होती हैं, लेकिन डीमैलेटिंग डिसऑर्डर जो है वो विद इन डे या विद इन डेज आपके साथ विजन लॉस के साथ आएगा। आपने पूछना है कि विजन लॉस एक साइड का है दोनों साइड के, दोनों के आंसर डिफरेंट है। जब बायलेटरल विजन लॉस होता है तो उसके अंदर आपकी जो एटियोलॉजीज हैं बहुत ज्यादा हो जाती हैं, लाइक वो ऑप्टिक न्यूराइटिस भी हो सकता है, लाइक वो आपके पोस्टीरियर फोसा आपके वो ऑक्सीपिटल एरिया के इन्फेक्शन भी हो सकती हैं, वो प्रेस भी हो सकता है, वो आपका कोई ड्रग इंड्यूस भी हो सकता है, वो आपके माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। यूनिलेटरल विजन लॉस के अंदर डेफिनेटली आपकी आई के काजेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इंटीरियरली आई के काजेस हैं, लाइक कोई ग्लोकोमा है, रेटिनल डिटैचमेंट है, रेटिनल आर्टरी, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन है, ऑप्टिक न्यूराइटिस डेफिनेटली है। तो आपकी ये काजेस आ जाती हैं, ठीक है। फिर आपने पूछना है कि पेशेंट को जो विजन लॉस है उसके साथ पेन है या नहीं। तो पेनलेस वर्सेस पेनफुल विजन लॉस जरूर आपने पूछना है। डेफिनेटली जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है लाइक ऑप्टिक न्यूराइटिस जो कि बिकॉज ऑफ डीमैलेटिंग डिसऑर्डर या फिर कोई और इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर लाइक इन्फेक्शन या फिर एसएलई की वजह से हो सकती है, तो उसके अंदर पेशेंट को पेन होगा। उसकी जब आई बॉल मूव करेगा या उसको आई बॉल के अंदर साइड सर के इस एरिया में फ्रंटल एरिया के अंदर उसको पेन होगा। पेनलेस कंडीशन आपकी वो है जिसमें आपका अगर कोई वास्कुलर एटियोलॉजी है तो पेनलेस होगा, आपकी रेटिनल डिटैचमेंट है, आपकी विट्रस हेमरेज है, आपकी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है, सेंट्रल रेटिनल पेनफुल होगा। इस तरह आपकी आई की जो कॉज लाइक ग्लोकोमा है, यूवियाटिस है, तो वो भी पेनफुल होती है। तो आपने पेनलेस वर्सेस पेनफुल, यूनिलेटरल वर्सेस बायलेटरल और ड्यूरेशन के बेस पे आपने क्लासिफाई करना है। इस तरह आपने उससे पूछना है कि जो इसकी विजन लॉस है उसके लिए कोई ग्लासेस तो एडवाइस नहीं हुई, ग्लासेस से उसकी बेहतरी आई कि नहीं आई। फिर विजन लॉस कितनी सीवियर है, क्या बच्चा चीजें पढ़ लेता है, क्या बच्चा चेहरे पहचान लेता है, क्या बच्चा लाइट को परसीव कर लेता है कि नहीं कर लेता। इस तरह आपने उसकी जो है वो विजन लॉस की ग्रेडिंग कर लेनी है। आपने इस तरह कलर विजन के बारे में पूछना है कि बच्चे में रंगों का फर्क तो नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहा है कि नहीं पा रहा। इसी तरह आपने उससे पूछ लेना है कि विजन लॉस में कुछ सुबह और शाम का फर्क तो नहीं हो रहा। तो डेफिनेटली जो हमारी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होता है उसके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। तो इस तरह आपने इन चीजों को ले लेना है।
अच्छा, विजन लॉस की जब आपने डिटेल हिस्ट्री ले ली, उसके बाद आपने लोकल काज के बारे में पूछ लेना है कि कोई आंख में कोई चोट तो नहीं लगी, कोई सर्जरी तो नहीं हुई, कोई आंख की रेडनेस तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, कोई पीप या डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, कोई आंख के अंदर मोतिया तो नहीं है उसका, ठीक है। तो आपने लोकल काज सारे पूछ लेने हैं। उसके बाद आपने जो है वो डेफिनेटली आपने जो है वो ब्रेन की तरफ आना है। तो ब्रेन में हमने डीमैरिंग डिसऑर्डर क्वेश्चन पूछने हैं। टिपिकली जो है आपके डीमैरिंग डिसऑर्डर के क्वेश्चन के अंदर तो आपकी जो है वो पेनफुल विजन लॉस होगा, न्यूराइटिस क्योंकि ऑप्टिक होता है। दूसरा आपने उसके अंदर जो है एनएमएसडी क्वेश्चन पूछने हैं। एनएमएसडी के अंदर डेफिनेटली आपको पता है कि आपके डिफरेंट चीजें होती हैं जो कि उसके क्राइटेरिया का पार्ट है। इसके अंदर आपका एरिया प्रोस्टीमा सिंड्रोम है, जिसके अंदर पेशेंट को एक्सेसिव जो है वॉमिटिंग होती है और परसिस्टेंट हिकअप्स होती हैं, तो उसकी हिस्ट्री आपने लेनी है। डायनसेफलन सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर आपने पेशेंट का जो है वो एक्सेसिव स्लीपीनेस यानी नार्कोलेप्सी होती है, तो आपने उसकी चीजें पूछ लेनी है। पेशेंट को जो है वो आपका ब्रेन स्टेम सिंड्रोम हो सकता है, तो आपने उससे पूछना है कि बच्चे को कोई दो दो नजर तो नहीं आ रहा, उसको डिसाथिया तो नहीं है, पेशेंट को एटेक्सिया तो नहीं है, तो ये आपको ब्रेन स्टेम के सिम्टम के आपने पूछने हैं। उसको डिस्फेजिया का पूछना है। इस तरह पेशेंट को आपने कोई हेडेक वोमिटिंग सारी चीजें पूछ लेनी है। तो इस तरह आपने इसको चीज को भी आपने रूल आउट कर लेना है। साथ ही आपने पेशेंट पूछ लेना है कि उसको कोई ट्रांसवर्स मलाइटिस के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। ट्रांसवर्स मलाइटिस में पेशेंट क्या होगा कि उसको जो है वो वीकनेस होगी लेग्स की, जहां तक वीकनेस हो सकती है, अपर लिम्ब की भी हो सकती है अगर सर्वाइकल एरिया पे उसको टीएम हुआ है तो वीकनेस हो सकती है उसको। सेंसरी लॉस हो सकता है उसको। ब्लेडर एंड बाउल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ब्लेडर एंड बाउल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है कि उसको ब्लेडर जो है वो या तो इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, या फिर ओवर एक्टिव ब्लेडर हो सकता है। दोनों कंडीशन हो सकती है, तो आपने ये एस्टेब्लिश करना है। और अपने हिस्ट्री पे भी सेंसरी लेवल बताना है कि कहां तक पेशेंट को महसूस नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरह आपने टीएम को देख लेना है। और जब आप टीएम पूछोगे तो टीएम के डिफरेंशियल्स भी आपने पूछ लेने हैं, लाइक उसकी ट्रॉमा की हिस्ट्री है कि कोई, और बैक पेन की हिस्ट्री है, कोई ट्यूमर की हिस्ट्री है, टीबी की हिस्ट्री है, तो इन क्वेश्चंस को भी आपने उसी टाइम पे साथ पूछ लेना है। और कोई बैक पे अगर तो आपको ये पॉजिटिव मिलते हैं तो फिर आपने क्वेश्चन करने हैं, और स्पाइनल डिस्ट्रॉफिज्म को पूछ लेना है। इफ देयर इज सम वीकनेस या पैराप्रेसिस है पेशेंट को, तो फिर आपने ये क्वेश्चन पूछे। अदरवाइज आपने जस्ट टीएम के क्वेश्चन पूछ के तो आपने अपने टॉपिक की तरफ आना है वापस। अच्छा, वीएन लॉस में जब हमने लोकल आई काजेस देख लिया, उसके बाद हमने डीमैरिंग डिसऑर्डर को एक दफा देख लिया, उसके बाद फिर हम देखते हैं वीएन लॉस के अंदर हम बाकी काजेस को। उसके अंदर अगर सीएनएस की बात करें तो सीएनएस के अंदर जो डिफरेंट काजेस करा सकती हैं, उसके अंदर सीएनएस के इन्फेक्शंस हैं, तो आपने हेडेक, वोमिटिंग, नेक स्टिफनेस, इन सब चीजों को देखना है। आपने सीएनएस में पोस्टीरियर फोसा के ट्यूमर का पूछना है, क्योंकि पोस्टीरियर फोसा का ट्यूमर जो है वो हाइड्रोसेफलस है, उससे वो रेजासिपी होता है, तो प्रोलॉन्ग जब उसका जो ये पेपलाडीमा और रेजासिपी रहता है तो वो ऑप्टिक एट्रोफी करा सकता है। आपने पिट्यूटरी के ट्यूमर का जरूर पूछना है। उसमें टिपिकली क्या होता है कि पेशेंट को हेडेक होता है और साथ में पेशेंट को कोई एंडोक्राइन डिस्फंक्शन का एलिमेंट मिल सकता है, लाइक उसकी प्यूबर्टल डिले है, उसको ग्रोथ के इश्यूज आ रहे हैं, तो उस वक्त में आपने पिट्यूटरी को भी जरूर देखना है। तो सीनस में इन्फेक्शन हो सकते हैं या फिर आपके ट्यूमर्स हो सकते हैं। अगर हम विजन लॉस के अंदर ड्रग्स की बात करें तो आपने ड्रग किस जरूर लेनी है। ड्रग्स के अंदर डिफरेंट ड्रग हैं, लाइक आइसोनिazid, एथेम्बेटॉल, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। तो इन ड्रग्स के अंदर भी पेशेंट को विजन लॉस हो सकता है। आपने उससे बायोटोनाइडेज की हिस्ट्री पूछ लेनी है कि पेशेंट की डेवलपमेंट कैसी है। तो पेशेंट अगर डेवलपमेंट लेट है, उसके जिस्म पे कोई रैश बन रहे हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो उस वक्त में फिर आपने बायोटोनाइडेज को जरूर सोचना है। लेबर्स हेरिडिटी ऑफ न्यूरोपैथी कंडीशन है जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होगी और पेशेंट को विजन लॉस होगी। यूजुअली ये टीन एज के अंदर या फिर आपका जो है वो चाइल्डहुड में ये विजन लॉस स्टार्ट होती है और जरूरी प्रोग्रेसिव होती है, तो आपने इसकी हिस्ट्री भी लेनी है। आपने जहां तक एक्यूट काजेस हैं तो उसके अंदर आपने प्रेस का जरूर पूछना है कि पेशेंट को जो है वो विजन लॉस अगर टेम्परेरी और सीवियर एक्यूट ऑन द प्रेस की कंडीशन भी विजन लॉस करा सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया भी विजन लॉस करा सकता है। बायलेटरल पीसीएस स्ट्रोक भी पेशेंट का विजन लॉस करवा सकता है। आपने पेशेंट से एसएलई क्वेश्चन जरूर पूछने हैं कि पेशेंट को कोई एलोपेशिया तो नहीं है, जॉइंट स्वेलिंग तो नहीं है, ओरल अल्सर तो नहीं है, अनीमिया तो नहीं है, तो ये सारे चीजें हैं। फिर एसएलई भी करा सकती है। इस तरह टीबी कॉन्टैक्ट पर जरूर पूछना है, तो टीबी भी आपका ऑप्टिक न्यूराइटिस और आपके विजन लॉस करवा सकती है। न्यूरोकुटेनियस का आपने जरूर पूछना है, NF1 खास तौर पर, क्योंकि ऑप्टिक नर्व ग्लैमा करा के ये यूनिलेटरल प्रोप्टोसिस और विजन लॉस करवा सकता है। इस तरह अगर हम डीबीडीज की बात करें तो एनसीएल जो है वो विजन लॉस प्रेजेंट कर सकता है, तो आपने उससे विजन लॉस के साथ पूछना है कि बच्चे को कोई झटके तो नहीं लग रहे। टिपिकली उसके अंदर आपको मायोक्लोनिक सीजर मिलते हैं। अगर हम ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज की बात करें तो एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी टिपिकली जो है ना आपका विजन लॉस के साथ प्रेजेंट करता है। इसमें विजन लॉस या तो आपकी ऑक्सीपिटल इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी हो सकती है और दूसरा आपकी डायरेक्ट ऑप्टिक एट्रोफी की वजह से भी हो सकती है। इस तरह बाकी जो हमारी ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज हैं उनके अंदर भी ऑप्टिक एट्रोफी होती है, तो उनके अंदर भी विजन लॉस हो सकता है। तो ये सारे विजन लॉस हैं, इनके बारे में आपने पूछना है और इनको आपने असेस करना है और आपने एस्टैब्लिश करना है कि मेरे पेशेंट के अंदर ये चीजें नहीं है। सो डेफिनेटली ये एक विजन लॉस की डिटेल हिस्ट्री है। तो अगर आपके पेशेंट का विजन लॉस है तो आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी हिस्ट्री ले लेनी है। टीएम की मैंने हिस्ट्री बता दी थी कि उसमें आपने वीकनेस का पूछना है, सेंसरी सिम्टम का पूछना है और ब्लडर एंड बाउल एनवायरनमेंट का पूछना है। अच्छा, चूंकि पीरियडिक जो न्यूरो डिमांड डिसऑर्डर हैं ये रिकरेंट होते हैं, तो आपने उसके तमाम से पूछना है कि पहले कभी इसको मसला हुआ है,
पहले कभी इसकी विजन गई है, पहले कभी इसको टांगों का मसला हुआ है, जिसमें का कोई सारा कमजोर तो नहीं हुआ। टिपिकली जो मुगैड है वो स्ट्रोक लाइक भी प्रेजेंट कर सकता है। सो आपकी विजन लॉस हो सकती है, आपकी पैराप्रेसिस हो सकती है, और इसके अंदर आपका स्ट्रोक लाइक प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। तो मुगैड के अंदर आपकी फोकल डेफिसिट हो सकती है जो सिमिलर टू स्ट्रोक होती है। और इसी तरह जो आपकी जो पीडियाट्रिक ऑनसेट एमएस है वो आपके मल्टीपल एरियाज को इफेक्ट कर सकती है। उसके अंदर आपकी जो है एक बाजू की वीकनेस भी हो सकती है, एक बाजू का सेंसिटिव लॉस भी हो सकता है, तो वो डिफरेंट, या आपको फेशियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। सो डिफरेंट फोकल डेफिसिट प्रेजेंट करती है। तो आपने इसको एस्टेब्लिश करना है कि मेरे पेशेंट के अंदर किस किस टाइम पे कौन कौन सा डेफिसिट हुआ था, क्या वो सेंसरी था, क्या वो मोटर था, और उसके अंदर क्या किया गया था। और आपने इस पूरी डिजीज की टाइम लाइन को मैनेज करना है। और बाकी मैंने जो पहले आपको बताया था कि आपने रिलैप्स, रिमिशन, मेंटेनेंस, ड्रग थेरेपी, एक्यूट ड्रग थेरेपी और उसकी सारी चीज़ों को एस्टेब्लिश करना है। और एट देन आपने माइंड में ये बनाना है कि मैं इसको क्या बनाऊंगा, क्या मैं इसको आइसोलेटेड ऑप्टिक बनाऊंगा, आइसोलेटेड ट्रांसफर बनाऊंगा, या फिर मैं इसको जो है वो कोई एनएमएसटी बना रहा हूँ, मोगैड बना रहा हूँ, या फिर पीडियाट्रिक ऑनसेट मल्टीपल स्क्लेरोसिस बना रहा हूँ। डेफिनेटली इसमें जो हम ड्रग्स देते हैं उनके भी अपने साइड इफेक्ट हैं। लाइक अगर हम बात करें एज़ाथायोप्रिन, मैकोफिनेट, मोफिटेल की, तो उनके अंदर साइटोपिनियाज होते हैं, हेपेटोटॉक्सिटी होती है, तो उनका आपने जरूर पूछना है। रिटुक्सीमैब है तो उसके अपने साइड इफेक्ट हैं। आईवीआईजी अगर प्लेक्स हो रहा है तो उसके अपने साइड इफेक्ट हैं। तो आपने सारी ड्रग्स की ड्यूरेशन, ट्रीटमेंट को एस्टेब्लिश करना है, उनके साइड इफेक्ट को एस्टेब्लिश करना है। और डेफिनेटली आप पेशेंट की जो है एक्टिविटीज और डेली लिविंग को भी टच करेंगे कि पेशेंट का करंट लिविंग स्टेटस क्या है, क्या वो इंडिपेंडेंट उसकी एम्बुलेशन है, कॉग्निटिव डिक्लाइन तो नहीं है, स्कूल परफॉर्मेंस कैसी है। अगर आपका बच्चा बड़ा है तो डेफिनेटली आपने बच्चे से बात करनी है, क्योंकि एग्जामिनर इस चीज़ को बड़ा पसंद करते हैं कि आप बच्चे से पूछें कि बेटा आप कैसे हो, स्कूल जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, उसको क्या, उससे कुछ साइकोसोशल स्ट्रेसर तो नहीं है। तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर पूछना है। और पेरेंट्स से भी आपने उससे पूछना है कि इस पेशेंट बच्चे की वजह से उनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो इसकी डिजीज़ के ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और उससे बाकी बच्चों की जो है वो उस पर अपब्रिंगिंग पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस तरह आप ओवरऑल केस करेंगे तो एग्जाम में आपको बड़ी आसानी होगी, और इंशाल्लाह इस केस को आप आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू।